हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सब आरंभ करेंगे प्राचीन काल में झारखंड। तो डायरेक्ट आते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 6 सेशन आपको दिया गया वो देख लिए होंगे, और नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर बिल्कुल देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आपको कोई बड़ा सेशन नहीं है, सभी सेशन को देखिए बहुत कम समय में। चाहे तो आप स्पीड को 1.25 या 1.5x पे भी देख सकते हैं, तो आपको टाइम कम लगेगा। और ये बहुत ही अच्छा सेशन है आपको रिवीजन करने के लिए। इस बुक को, आपके पास बुक है तो भी रिवीजन के लिए वीडियो से देख सकते हैं, और अगर बुक नहीं है तो भी आप इसके माध्यम से आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। इसमें सारे जो भी कंटेंट है सभी को कवर किया जा रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। प्राचीन काल में तो मौर्य काल, डिवीजन इसका देख लीजिए। प्राचीन काल का, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। 4 पार्ट में डिवाइड है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्त, मतलब दो दो है, दो काल को। पहले मौर्य काल को देखेंगे, फिर मौर्योत्तर को, फिर गुप्त को, फिर गुप्तोत्तर को। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं मौर्य काल को। तो मौर्य काल में देखिए, मगध में दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। जो मगध था, मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो ये मगध जो यहाँ पे है, वहां से अगर दक्षिण भारत में जाना है तो जब ये आपका सड़क जो था, मार्ग जो था, वो झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। देखिए तब से प्राचीन काल से महत्व कितना है झारखंड का। तो चलिए कौटिल्य का अब अर्थशास्त्र में क्या मेंशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट कुकुट देश के नाम से इंगित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आटविक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी जिसका उद्देश्य जनजातियों नियंत्रण। और यहाँ जहाँ भी कलरफुल दिख रहा है या स्टार लगा हुआ, उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो आ चुका है या आने की प्रबल संभावना है। चलिए देखते हैं आगे। मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। इंद्र नावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है, इंद्र नावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। तो देखिए, इंद्र नामक नदियों की चर्चा कौटिल्य ने क्या लिखा है कि इंद्र, तो ऐसे पूछा जाएगा हीरे किस, कौटिल्य के अनुसार किस नदी से हीरे प्राप्त किए जाते थे। तो इंद्र नामक नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्र नामक संभवतः इब और शंख नदियों का इलाका था। तो मतलब इस तरह से बोला जाता है कि जो भी इब और शंख नदी है उसी का इलाका था इंद्र नामक। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था। तो हाथी कहाँ से मंगाया जाता था चंद्रगुप्त सेना में? तो ये झारखंड से मंगाया जाता था, ध्यान रखिएगा। फिर है आपका अशोक। अशोक के बारे में आइए देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें से एक आटविक आटव और आटवी प्रदेश भी था, और झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। ध्यान रखिएगा क्या नाम था उसका। 13वें शिलालेख से में जो सीमावर्ती राज्यों की सूची मिलती है, उसमें एक आटविक या आटव या आटवी प्रदेश था, जिसका मतलब क्या होता है, बघेल खंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक विस्तृत था ये। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। मतलब वो नियंत्रित करके, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मतलब डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप से अशोक का जो झारखंड में जनजाति थे उन पर नियंत्रण था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धम्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। फिर नोट है, झारखंड में अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। मौर्योत्तर काल देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिससे प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देते हैं। सिंहभूम, अब सिंहभूम में देख लेते हैं। सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंहभूम से, जिससे झारखंड के
वैदेशिक यानी विदेशों से संबंध की पुष्टि होती है। फिर चाईबासा से देखिए क्या मिला मौर्योत्तर काल में। चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था। तो इस तरह देखिए सेक्शन वाइज आप देखते जाइए और इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो सिंहभूम से। इंडो सिथियन कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो चाईबासा से। और रांची से क्या प्राप्त हुआ था, कुषाण कालीन। तो इससे पता चलता है कि कनिष्क का प्रभाव उस समय इस क्षेत्र पे था। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है कनिष्क कालीन, कुषाण कालीन, तो ये रांची से। अब देखिए गुप्त काल देख लेते हैं। गुप्त काल में क्या है, गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के मदुही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी तथा गुप्त काल की देन माना जाता है। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, नेपोलियन कहा जाता था। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। इन विजयों में से एक आठवीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इसे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। समुद्रगुप्त के पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे झारखंड विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुन देश कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तब इनके बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था। इसके काल में चीनी यात्री फायान 405 ईस्वी में भारत आया, जिसे झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड क्षेत्र को फायान ने क्या किया, तो कुकुटलाड कहा है। गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष, तो देखिए मधुरी पहाड़ कहाँ है, हजारीबाग में। सतगामा कहाँ है, कोडरमा में। पिठोरिया कहाँ है, रांची में। तो इस तरह से याद रखें। तो पिठोरिया रांची से पहाड़ी पर स्थित कुआं मिला है। सतगामा कोडरमा से मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित मिले हैं। मधुरी पहाड़ से पत्थरों को काट कर बनाए गए 4 मंदिर मिले हैं। मधुरी पहाड़, हजारीबाग। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है कि मधुरी पहाड़ कहाँ है, जहाँ से पत्थरों को काट कर बनाए गए 4 मंदिर प्राप्त हुए। तो ये हजारीबाग। अब आगे है गुप्तोत्तर काल, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसमें गुप्तोत्तर में पहला जो है वो है शशांक। तो गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। तो देखिए शशांक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, इस तरह से एक रफ डायग्राम बनाते हैं इंडिया का। तो देखिए झारखंड यहाँ पे आपका इस तरीके से देखा जाए तो बिहार बिहार, झारखंड और उड़ीसा, मतलब ये बोला पूरा बोल सकते हैं आप। यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था, जिसकी राजधानी कर्ण, स्वर्ण, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल थी। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा था दुलमी, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। फिर से इसको देख लेते हैं। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। तो कौन कौन सा राजधानी था, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, दुलमी कहाँ है, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में। अब फिर आपका प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक किस धर्म का था, शैव धर्म का अनुयायी था, जो झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर बेनू सागर है, जो एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा पर क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है आपका शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख हिंसंग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया था। शशांक क्या क्या था कि शैव धर्म को मानने वाला था, तो जितने भी बौद्ध धर्म के केंद्र थे उनको नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित की गई। फिर है आपका हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में
कांजांगल यानी राजमहल का कुछ भाग शामिल था। कांजांगल राजमहल में हर्षवर्धन हिमसांग से मिला। हिमसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। अन्य तथ्य देख लेते हैं इसमें क्या है। तो चलिए, इसमें जो हम लोग प्राचीन काल में झारखंड में अन्य तथ्य जो अभी तक जितना भी मौर्य मौर्य और गुप्त गुप्तोत्तर पढ़ लिया उसके बाद, तो देखिए हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। तो ध्यान रखिएगा, नंद वंश का झारखंड जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नंद वंश की सेना में झारखंड के हाथी की आपूर्ति की जाती थी या सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। तो इस प्रकार हम लोग, और एक और आखिरी देखिए, 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। तो स्वयं को किसने घोषित किया था 13वीं सदी में? तो राजा जय सिंह। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी बोल्ड करके दिया गया है ये। और ये वाला दामोदर नदी की उद्गम स्थल तक मगध की सीमा विस्तार थी। इसके किस समय में? मगध मतलब मगध जिस समय था, मौर्य मौर्य काल था उस समय आपको उसकी सीमा दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक था। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसको फिनिश किए। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे मध्य काल में झारखंड को। बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग इस बुक को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।